नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन हमारे चल रहे हैं। हमने नाउन और प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चंस देखे। आज हम लोग एडजेक्टिव से शुरू करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंस्ट्रक्शन आप जानते हैं। कह रहा है रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द वर्ड ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर एज योर आंसर। इग्नोर द एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी। यहाँ पे आपको दोस्तों एक सेंटेंस मिलेगा और सेंटेंस को हम 4 भागों में बांटते हैं, ए, बी, सी और डी। सेंटेंस के किसी एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर हो सकता है। यदि आपको है कि सेंटेंस के किसी पार्ट में गड़बड़ नहीं है तो आपका उत्तर नो एरर भी हो सकता है। लेकिन आपको पंक्चुएशन के एरर्स को इग्नोर करना है। पंक्चुएशन के एरर मतलब कहीं पे कॉमा है, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमा है, इस तरीके की एरर को आपको इग्नोर करना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s। ये कह रहा है कि इन दिनों नौकरी के अवसर उतने बढ़िया नहीं हैं जितने कि वो हुआ करते थे 70 के दशक के शुरुआत में। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, दिया हुआ है एज बेटर एज। दोस्तों, एडजेक्टिव चैप्टर में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और वो जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरचेंज ऑफ डिग्री। डिग्रीज़ को हम लोग आपस में इंटरचेंज करके और यूज़ करते हैं। वहाँ पर दोस्तों हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। डिग्री जो हमें यूज़ करनी है वो है पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करके हमें काम जो करना है वो कंपैरिजन का करना है, अर्थात तुलना का करना है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एज बेटर एज। दोस्तों, एज का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। और जब हम लोग एज का यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं तो उस समय कंडीशन ये है कि एज और एज जो हमारा पेयर है ये, उसके बीच में हम लोग एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री। ये थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे आप। एज का यूज़ करके जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग कौन सी डिग्री का यूज़ करते हैं? एज के पेयर के बीच में पॉजिटिव डिग्री। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? बेटर, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए बेटर को रिमूव करेंगे और यहाँ पर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यानी गुड का यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पर हमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है देयर इज़ फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन, कि तैयारी के लिए ना के बराबर समय है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक नाउन नज़र आ रहा है टाइम, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनके साथ हम लोग एस या ईएस का यूज़ नहीं कर सकते और जिनसे पहले हम लोग आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है दोस्तों, हमारे पास 2 एडजेक्टिव है, एक तो लिटिल है और एक फ्यू है। दोनों ही एडजेक्टिव है। लिटिल का मतलब होता है दोस्तों ऑलमोस्ट ज़ीरो। लिटिल का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट ज़ीरो। हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं ना के बराबर। और लिटिल जो है ये कैसा मीनिंग कन्वे करता है? नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, नकारात्मक, नेगेटिव। दोस्तों, फ्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्यू का मीनिंग भी क्या होता है? ऑलमोस्ट ज़ीरो।
हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं ना के बराबर। और दोस्तों यहाँ पे फ्यू जो है, इसका जो मीनिंग अगर अपन देखें तो इसका मीनिंग जो है वो भी कैसा जाता है, नेगेटिव मीनिंग जाता है। कैसा मीनिंग जाता है, नेगेटिव मीनिंग ये कन्वे करता है। तो अब यहाँ से हमारे लिए डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ लिटिल आएगा, कहाँ फ्यू। तो इसलिए हम लोग इसमें एक चीज़ और जोड़ते हैं दोस्तों। लिटिल जो है वो अंग्रेज़ी में अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। लिटिल एक एडजेक्टिव है जिसका उपयोग अंग्रेज़ी में कैसे नाउन के लिए किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। और फ्यू का उपयोग अंग्रेज़ी में, जो कि एक एडजेक्टिव है, कैसे नाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, काउंटेबल नाउन। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस जाएं तो टाइम कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए कौन सा एडजेक्टिव आएगा, लिटिल। हमने क्या लगा रखा है, फ्यू। तो ये यहाँ पर एरर हो गया। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है प्यारे बच्चों, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आराम से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड विथ पुअर ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। ये कह रहा है कि यद्यपि जो पुलिस अधिकारी था उसने गरीब के साथ हमदर्दी जताई, लेकिन उसने अमीर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर लिखा है सिंपैथाइज्ड विथ पुअर। अब पुअर जो है दोस्तों, पुअर की अगर मैं बात करूँ तो ये एक एडजेक्टिव है। पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। अब एडजेक्टिव हमेशा अंग्रेज़ी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमें यहाँ पर इस एडजेक्टिव के साथ नाउन एसोसिएट करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा, ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड विद द पुअर मैन, कि यद्यपि जो पुलिस अधिकारी है उसने गरीब व्यक्ति के साथ हमदर्दी तो जताई, परंतु उसने जो अमीर व्यक्ति था उसके खिलाफ एक्शन लेने से या कार्रवाई करने से साफ मना कर दिया। तो यहाँ पुअर जो है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा द पुअर मैन से। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया प्यारे बच्चों, पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट, कि जो पहले दो भाग्यशाली व्यक्ति थे सरप्राइज गिफ्ट को प्राप्त करने वाले, वो वहाँ पर जो है किसी स्थान पे अगर वो पहुँचे हैं, अराइव हुए हैं, पहुँचे हैं, तो जो पहले दो पहुँचे हैं वो लकी जो हैं प्राइज़ विनर है। इस तरीके से सेंटेंस है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है द टू फर्स्ट। अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ ये न्यूमरल्स लिखे 1 2 3, और नीचे जो है मैं आपको लिख देता हूँ इनके फॉर्म्स। जैसे फर्स्ट हो गया, और 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, और 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हैं 1 2 3, ये बेसिकली अंग्रेज़ी में जो हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। हम लोग इनको अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये जो मैंने फॉर्म्स लिखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको हम लोग अंग्रेज़ी में जो है क्या बोलते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव। अब जब भी हम लोग इनका यूज़ करते हैं लैंग्वेज के अंदर, तो हमें एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। और वो ऑर्डर जो है दोस्तों वो क्या है कि पहले हमें कार्डिनल एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ता है। पहले हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कार्डिनल एडजेक्टिव।
और उसके बाद में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, उसके बाद में हम लोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। ये रूल जो है आपको सबको भली भांति याद होना चाहिए कि जब भी हम किसी सेंटेंस में कॉर्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं तो जो ऑर्डर है वो इस तरीके से होता है, पहले कार्डिनल एडजेक्टिव आता है फिर ऑर्डिनल। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहले आपने ऑर्डिनल ले लिया फिर आपने कार्डिनल ले लिया, तो ये गलत हो गया। तो हमें लिखना पड़ेगा दी फर्स्ट टू अराइव, हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर हो गया, पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इवन टुडे इट इज़ इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मैन हैव वॉकड ऑन द मून। कह रहा है कि ये आज भी विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि मानव जो है वो चांद पर भी पहुंच चुका है या चांद पर भी मानव ने कदम रखे हैं। दोस्तों यहाँ एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। दोस्तों जो एडजेक्टिव यहाँ पे लगा हुआ है वो है इनक्रेडुलस। अब आप बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव है, तो भाई मुझे कोई सपना नहीं आया है कि ये एडजेक्टिव है। अंग्रेज़ी में कोई भी शब्द जो OUS सफिक्स से ख़त्म होता है तो वो एडजेक्टिव होता है। कैसे, तो जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पर फेमस, मैंने आपके सामने यहाँ पर क्या लिख दिया, फेमस लिख दिया। तो आप क्या देख पा रहे हैं, फेमस किससे ख़त्म हो रहा है, OUS सफिक्स से ख़त्म हो रहा है। तो फेमस भी अंग्रेज़ी में क्या है, एडजेक्टिव है। इस तरीके से हमें पता चलता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो एडजेक्टिव मैंने लिखा है इनक्रेडुलस, इस एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों इनक्रेडुलस का मीनिंग होता है विलिंग टू अनबिलीव, विलिंग टू अनबिलीव। विलिंग नॉट टू बिलीव, मतलब कि किसी बात पर भरोसा न करना, भरोसा न करना। तो अगर हमें किसी बात पर भरोसा करने का मन नहीं है, किसी बात पर हम भरोसा नहीं करना चाहते, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनक्रेडुलस। इसी के पैरेलल दोस्तों एक और एडजेक्टिव है हमारे पास, उसका मतलब होता है इनक्रेडिबल। अब इनक्रेडिबल भी एक एडजेक्टिव है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर IBLE सफिक्स लगा हुआ है। IBLE सफिक्स से जो भी शब्द अंग्रेज़ी में ख़त्म होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो एडजेक्टिव है इनक्रेडिबल, इसका मतलब होता है अनबिलीवेबल। इसका मतलब क्या होता है, अनबिलीवेबल। हिंदी में अपन बोलते हैं अविश्वसनीय। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि सेंटेंस में हम लोग ये बोलना चाहते थे कि आज भी ये चीज़ अविश्वसनीय है कि मानव जो है उसने चंद्रमा पर कदम रख दिए हैं। अब यहाँ तो जो एडजेक्टिव आपने लगाया इसका मतलब तो ये है कि हम लोग किसी बात पर भरोसा करना नहीं चाहते, किसी बात पर भरोसा न करना, मतलब बात भरोसा करना नहीं चाहते हैं। जबकि ये हमें बोलना है कि हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, करना नहीं, हम तो चाहते हैं भरोसा करना लेकिन भरोसा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बात ही ऐसी है कि भाई मानव ने चांद पर भी कदम रखे हैं, यानी मानव चांद तक पहुंच चुका है। तो हमें ये एडजेक्टिव जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इनक्रेडिबल जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इफ़ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट आई विल हैव टू बी बिड गुड बाय टू माई स्टडीज़ एंड जॉइन माई फैमिली बिजनेस। ये कह रहा है कि अगर बुरा से बुरा हुआ और मैं कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया या नौकरी नहीं लग पाया, तो मैं क्या करूँगा, अपनी पढ़ाई को बाय बाय कहूँगा
और वापस से अपना जो फैमिली बिजनेस है उसको ज्वाइन कर लूँगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एडजेक्टिव हमें नज़र आ रहा है वर्स्ट। दोस्तों बैड एक एडजेक्टिव है और बैड जो है ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। बैड का मतलब आप जानते हैं बुरा या बेकार। फिर एक और हमारे पास एडजेक्टिव आता है वर्स। ये जो है एडजेक्टिव बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। ये एडजेक्टिव बैड की कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद में हमारे पास एक और यहाँ पर एडजेक्टिव आता है वर्स्ट, जो कि एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो दोस्तों हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जो भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है उससे पहले हम लोग हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो आर्टिकल द लगाया है, लेकिन यहाँ जब ये सुपरलेटिव डिग्री दोबारा यूज़ करी तो आप द भूल गए। तो यही तो सेंटेंस में एरर है। कौन से पार्ट में हो जाएगा? पार्ट बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थॉरोली द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिसास्टर। कह रहा है जो अंतरिम रिपोर्ट है वो बहुत गहनता से विश्लेषण नहीं करती है आपदा के मुख्य कारणों को। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको कॉजेज यहाँ एक नाउन नज़र आया है। कॉज का मतलब क्या होता है? कारण। दोस्तों हम जानते हैं कि हमें अगर नाउन की विशेषता बतानी है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? एडजेक्टिव का यूज़ करना पड़ेगा। हमने एडजेक्टिव का यूज़ किया भी है, लेकिन अर्थ के आधार पर ये एडजेक्टिव यहाँ ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो एडजेक्टिव होता है प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं नियम कायदे। क्या बोल सकते हैं? नियम कायदे। जबकि यहाँ हम वाक्य में अर्थ ये लेना चाहते हैं कि भी रिपोर्ट के अंदर आपदा के मुख्य कारणों का पता नहीं पड़ पाया। तो मुख्य के लिए एडजेक्टिव प्रिंसिपल ये वाला नहीं होगा। एडजेक्टिव वहाँ पे जो लगाना है उसकी स्पेलिंग होती है PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ये एडजेक्टिव जो है प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है मेन। इसका मतलब क्या होता है? मेन, अर्थात मुख्य, अर्थात मुख्य। तो ये यहाँ पर हमें इस वाले प्रिंसिपल की जगह ये वाला एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा प्रिंसिपल, कि भाई रिपोर्ट के अंदर जो विश्लेषण किया उससे आपदा के मुख्य कारणों का पता नहीं पड़ पाया। एक चीज़ यहाँ पर और समझिए, अगर हम लोग इसको, इस वर्ड को नाउन की तरह यूज़ करें प्रिंसिपल को, तो इसका मीनिंग होता है दोस्तों प्रधानाचार्य। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रधानाचार्य। तो यहाँ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, तब इसका मीनिंग प्रधानाचार्य है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब होता है मेन या मुख्य। चलिए, तो कौन से पार्ट में एरर हुआ? तो आप बोलेंगे सर पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन द डे बिफोर। ये कह रहा है कि मिट्टी जो है वो थोड़ी नम थी क्योंकि पिछले दिन, मतलब बीते हुए कल को जो है थोड़ी वर्षा हुई। अब वर्षा हुई है तभी तो मिट्टी क्या है? वहाँ पर मॉइस्चर है, नमी है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है लिटिल रेन। अब रेन जो है ये हमारा यहाँ पर नाउन है, और इस नाउन की विशेषता बताने के लिए हमने यहाँ पर एक एडजेक्टिव लगाया है, और वो जो एडजेक्टिव है वो क्या है? लिटिल। दोस्तों हमारे पास 3 एडजेक्टिव होते हैं लिटिल के फॉर्म में। एक होता है लिटिल, दूसरा क्या होता है दोस्तों? ए लिटिल, और तीसरा क्या होता है? द लिटिल। ये 3 एडजेक्टिव हमारे पास होते हैं। दोस्तों लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर।
लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ऑलमोस्ट ज़ीरो। ए लिटिल का मतलब होता है दोस्तों समथिंग, थोड़ा बहुत, समथिंग यानी थोड़ा बहुत। यहाँ मीनिंग है ऑलमोस्ट ज़ीरो। और दोस्तों जो एडजेक्टिव द लिटिल है इसका मीनिंग होता है सफिशिएंट। हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं पर्याप्त। तो यहाँ अगर अपन ध्यान दें इस क्वेश्चन में, तो अगर आप कह रहे हो कि मिट्टी में नमी है, इसका मतलब बरसात तो हुई है, भले ही थोड़ी बहुत हुई हो। लेकिन अगर आप लिटिल लिखते हैं तो इसका मतलब तो बरसात हुई नहीं है, ना के बराबर बरसात हुई है। ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है लिटिल। तो लिटिल लगाने से तो सेंटेंस का मीनिंग ये हो जाएगा कि बारिश हुई नहीं है। और अगर बारिश हुई नहीं है तो मिट्टी नम कैसे, गड़बड़ हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी। इसलिए यहाँ इस एडजेक्टिव को चेंज करेंगे और यहाँ कौन सा एडजेक्टिव अप्रोप्रिएट होगा, ए लिटिल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आ सकता है कि द लिटिल क्यों नहीं। भाई द लिटिल तब लगाते हैं जब ये बोलता है कि भाई नदियाँ बह गई है, गलियों में पानी लबालब हो गया है, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, उस केस में हम लोग द लिटिल के साथ जाते हैं। तो इसलिए इस लिटिल को ए लिटिल से रिप्लेस करेंगे। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया दोस्तों, पार्ट बी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और अकाउंटेंट। ये कह रहा है कि जो प्रबंधक है वो ये जानना चाहता था कि उस दिन पहले कौन आया था, कैशियर आया था या अकाउंटेंट। तो कैशियर पहले आया था कि अकाउंटेंट पहले आया था, ये चीज़ हमें पता करनी है। तो मेनली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि भाई तुलना ही तो कर रहे हैं कि कौन पहले आया था। अब तुलना करने के लिए हमें एडजेक्टिव की जो डिग्री यूज़ करनी पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। तो इस लिहाज से हमें इस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में यूज़ करना है। तो अर्ली की जगह क्या लिखेंगे, अर्लियर, कि उस दिन दोनों में से पहले कौन पहुंचा था। द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्लियर दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द जॉब इज़ अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिसेस जोन्स, कि ये जो नौकरी है वो किसके दिशा निर्देश में चल रही है, मिसेस जोन्स के। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा हुआ है दी डायरेक्ट। दोस्तों दी जो है ये क्या है, आर्टिकल है। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ी में आर्टिकल का उपयोग हमेशा किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है। जबकि यहाँ पे जो हमने वर्ड लिखा है ये तो वर्ब फॉर्म में है, तो इसको नाउन में चेंज करेंगे। डायरेक्ट के स्थान पे क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। अब ये नाउन हो गया। कैसे पता चलेगा कि नाउन है, दोस्तों अंग्रेज़ी में कोई भी ऐसा वर्ड जो TION सफिक्स से ख़त्म हो रहा है वो किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह। कैसे, एक एग्जांपल और देख लो। मैंने लिखा नेशन, नेशन अर्थात राष्ट्र। तो नेशन कौन से सफिक्स से ख़त्म हो रहा है, TION से। तो नेशन भी आपका क्या है, नाउन है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट की जगह डायरेक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर किसकी आवश्यकता है, नाउन की आवश्यकता है आर्टिकल के बाद। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। ये कह रहा है कि जो लाखों करोड़ों सितारे जो आसमान में हैं, आकाश गंगा में है, उनमें से कितने जीवन के लिए सटीक हैं, आवश्यक हैं, सही हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, जो नाउन है हमारे पास स्टार्स, ये किस कैटेगरी का नाउन है, काउंटेबल कैटेगरी का नाउन है। ये काउंटेबल नाउन है। दोस्तों काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग जो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मैनी। अगर आपने मेरी पिछली प्रैक्टिस क्लासेस देखी हैं तो उसमें मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि हमारे पास दो एडजेक्टिव हैं, एक तो है मैनी और एक है मच। मैनी की अगर मैं बात करूँ तो ये
कैसे नाउन को क्वालिफाई करता है, कैसे नाउन की विशेषता बताता है, ये काउंटेबल नाउन की विशेषता बताता है। और मच जो एडजेक्टिव है ये कैसे नाउन की विशेषता बताता है, तो ये हमेशा आपको विशेषता बताएगा अनकाउंटेबल नाउन की। कैसे नाउन की विशेषता बताएगा, अनकाउंटेबल नाउन की। तो यहाँ पर स्टार्स काउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए हमें कौन सा एडजेक्टिव लेना पड़ेगा, मैनी लेना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल फ्यूअर देन 10 बैग्स ऑफ राइस। ये कह रहा है कि उस होलसेल की दुकान में वे लोग जो है 10 थैलों से कम चावल के नहीं देते हैं। इसीलिए तो होलसेल दुकान है, क्योंकि अगर आप होलसेल दुकान में भी एक एक कट्टा चावल का देंगे या 1 किलो 2 किलो चावल देंगे तो फिर तो वो होलसेल दुकान किस बात की है। तो ये कह रहा है कि उस होलसेल दुकान में वे लोग जो है 10 थैलों से कम चावल के नहीं बेचते। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्यू एक एडजेक्टिव है हमारे पास। फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री है फ्यूअर, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा हम लोग देन का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ भी ठीक है। साथ ही साथ यहाँ 10 बैग्स है, तो बैग्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो हमारा नाउन है वो कैसा है, काउंटेबल। और इस कारण हम लोग काउंटेबल के साथ फ्यू एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर लगा सकते हैं। तो इस लिहाज से दिए गए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। कह रहा है कि मुझे किताब के जो पहले 2 पार्ट हैं वो काफ़ी रोचक लगे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अभी सिखाया था पीछे किसी क्वेश्चन में कि जब भी सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव एक साथ आ जाए तो इनका ऑर्डर ये होता है, पहले कार्डिनल आता है फिर ऑर्डिनल। तो यहाँ पे द 2 फर्स्ट नहीं होगा, द फर्स्ट 2 होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और यही हमारा करेक्शन होगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में। आपको लिखना पड़ेगा आई फाउंड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। कह रहा है एक क्षण की देरी भी जो है उस परिस्थिति में कीमती साबित हो सकती थी। अब यहाँ पर डिले जो है वो है नाउन, डिले का मतलब होता है देरी। अब नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव। अब ये मोमेंट जो है ये तो खुद नाउन है, मोमेंट का मतलब क्या होता है, क्षण। मोमेंट जो है ये तो खुद एक नाउन है, मोमेंट का मतलब क्या होता है, क्षण। हमें यहाँ इस देरी नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ जो एडजेक्टिव हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे मोमेंटरी। क्या लगाएंगे, मोमेंटरी। कि भी ये मोमेंटरी डिले की एक क्षणिक देरी जो है वो भी उस परिस्थिति में कीमती साबित हो सकती थी। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया दोस्तों, पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन माय सिस्टर वाज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज। कह रहा है कि जब मेरी बहन बीमार थी तो मैं अल्टरनेटिव डेज जो है हॉस्पिटल जाता था। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा समझना मेरी बात को, एक जो एडजेक्टिव है वो तो है मेरे पास अल्टरनेट, और एक जो है वो है अल्टरनेटिव। दोस्तों अल्टरनेटिव का तो मतलब होता है चॉइस, अल्टरनेटिव का तो मतलब क्या होता है, चॉइस। और अल्टरनेट का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब एक के बाद एक यहाँ पर अपन बोलते हैं अगर अल्टरनेट के लिए वन आफ्टर अदर, तो इसके अंदर वन आफ्टर अदर में इस तरीके से ये है कि जैसे मंडे को आपने कोई काम किया तो फिर ट्यूसडे को फिर आप वो नहीं करेंगे, फिर वेंसडे को करेंगे, फिर थर्सडे को वो नहीं करेंगे, फिर फ्राइडे को करेंगे, और फिर कब करेंगे, सैटरडे को उसको नहीं करेंगे, कब करेंगे, संडे को करेंगे। तो अल्टरनेट का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर। तो वन आफ्टर अनदर, बट ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, लीविंग वन, कि भाई
आप एक के बाद एक चल तो रहे हैं, लेकिन बीच में आपको एक को छोड़ना है। तो यहाँ पर मंडे हो गया, ट्यूसडे नहीं हुआ, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे नहीं हुआ, फिर फ्राइडे हुआ, फिर सैटरडे नहीं हुआ, फिर संडे हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट। अब यहाँ पर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जब मेरी बहन बीमार थी तो मैं अस्पताल जाता था एक दिन छोड़कर एक दिन, ठीक है, अल्टरनेट डेज, ना कि ऑल्टरनेटिव, क्योंकि ऑल्टरनेटिव का तो मतलब चॉइस है। तो ये एडजेक्टिव यहाँ पर गलत हो गया। ऑल्टरनेटिव की जगह कौन सा एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा? ऑल्टरनेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, वन आफ्टर अनदर का मतलब ये नहीं कि लगातार, लीविंग वन, एक को छोड़कर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी, कि लेजर्स जो है वो बहुत ही अच्छे टूल हैं नाजुक आँखों की शल्य चिकित्सा के लिए। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, सर्जरी जो है वो नाउन है और इस नाउन की विशेषता यहाँ पर ये एडजेक्टिव कर रहा है। अब ओरिजिनली आई की अगर मैं बात करूँ तो आई खुद एक नाउन है। आई का मतलब क्या होता है? आँख। दोस्तों किसी भी नाउन को जब हम लोग एडजेक्टिव में चेंज करते हैं, ध्यान से समझना, किसी भी नाउन को अगर हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तो हम लोग उसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? सिंगुलर। कभी भी हम लोग उस नाउन को किस फॉर्म में नहीं लिख सकते? प्लूरल। तो यहाँ पर आई सर्जरी बोलना गलत हो गया, हमें क्या बोलना पड़ेगा? आई सर्जरी बोलना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इट वॉज ए प्लीजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। कह रहा है कि जो ड्राइव थी 4 घंटे की पुणे से नासिक तक की, वो बड़ी प्लीजेंट थी, बड़ी सुखद थी। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ड्राइव जो है बेसिकली इस सेंटेंस में यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है। नाउन की विशेषता बता रहा है ये 4 hours। कितने घंटे की ड्राइव? 4 घंटे की। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग किसी नाउन को किसकी तरह यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, तो नाउन जो है वो हमेशा कैसे फॉर्म में होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में। तो इसलिए 4 hours गलत होगा, हमें क्या बोलना पड़ेगा? इट वॉज अ प्लेजेंट 4 hour ड्राइव। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में एरर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है देर आर सो मैनी फिल्ड ऑल अराउंड द प्लेस, कि भी उस स्थान पर चारों तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी है। दोस्तों यहाँ पर ये जो नाउन हमने लिखा है फिल्ड, इसका मतलब होता है डर्ट, ठीक है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है गंदगी। और दोस्तों ये फिल्ड जो हमारा नाउन है, ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने आपको किसी सेंटेंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग जो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं वो मच यूज़ करते हैं, और काउंटेबल नाउन के लिए मैनी। तो चूंकि यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए कौन सा एडजेक्टिव लगाएंगे? मच लगाएंगे। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 crores प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कह रहा है कि हम लोग ये 3 करोड़ का प्रोजेक्ट अगले कुछ महीनों में लॉन्च करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों अगेन यहाँ ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पर हमारा नाउन है, और इस नाउन की विशेषता बताने के लिए हमने यहाँ पर ये एडजेक्टिव लिया है। कितने का प्रोजेक्ट है? 3 करोड़। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग किसी नाउन को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, किसी नाउन को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो नाउन है वो हमेशा कैसे फॉर्म में होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो इस लिहाज से 3 करोड़ बोलना गलत हो गया, हमें क्या बोलना पड़ेगा? 3 करोड़ हमको बोलना पड़ेगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है? पार्ट बी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है आफ्टर ए केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स। ये कह रहा है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक जब हमने जांच पड़ताल करी तो हमने ये पाया कि पूरा जो घर है उसमें दीमक लग चुकी थी। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करूँ तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। कैसे पता चलेगा? TION लगाया है। तो अभी मैंने आपको किसी सेंटेंस में एक कॉन्सेप्ट बताया था
कि TION सफिक्स से ख़त्म होने वाले जितने भी शब्द हैं वो अंग्रेज़ी में नाउन होते हैं। अब नाउन की विशेषता हम जानते हैं कि नाउन की विशेषता एडवर्ब नहीं बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो हमें इस एडवर्ब के स्थान पर एडजेक्टिव चाहिए और हमें लिखना पड़ेगा आफ्टर ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है ऑफ ऑल दी मॉडल्स जेसिका इज़ द मोर गुड लुकिंग वन। कह रहा है जितनी भी मॉडल्स थी उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन थी? जेसिका। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है ऑफ ऑल दी मॉडल्स, तो ये चीज़ 100% ट्रू है कि हम लोग 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। दोस्तों जब तक हम लोग 2 की बात करते हैं तभी तक हम लोग कौन सा डिग्री यूज़ कर सकते हैं? कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा की जब भी बात होती है तो दोस्तों हमें 2 से ज़्यादा के लिए कौन सी डिग्री यूज़ करनी पड़ती है? सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी पड़ती है। और 2 से ज़्यादा के लिए अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो ये यहाँ पे जो मोर है कंपैरेटिव डिग्री है, इसको रिप्लेस करेंगे किससे? मोस्ट से। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ऑफ ऑल दी मॉडल्स जेसिका इज़ द मोस्ट गुड लुकिंग वन। अच्छा, तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों? पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। कह रहा है कि स्टेट्समैन जो अखबार है वो किसी अन्य दूसरे अखबार की तुलना में ज़्यादा जो है सर्कुलेट होता है, ज़्यादा घूमता है या ज़्यादा बिकता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन है, दैट ऑफ एनी। अब दोस्तों अन्य किसी दूसरे न्यूज़पेपर से हम लोग इसकी तुलना कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का समझिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में यदि हम लोग देन का उपयोग करें और आगे अगर आपको यहाँ पर सिंगुलर नाउन मिले, कैसा नाउन मिले? सिंगुलर नाउन मिले, तो हम लोग यहाँ पर जो फ्रेज़ यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एनी अदर। कौन सा फ्रेज़ यूज़ करते हैं? एनी अदर। दोबारा समझिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि आपको देन नज़र आता है और आगे सिंगुलर नाउन हो तो उससे पहले हम लोग कौन से फ्रेज़ का यूज़ करते हैं? एनी अदर फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। दूसरी स्थिति ये है कि अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री के बाद में यहाँ पर देन नज़र आ जाए और आगे यहाँ पे आपको कैसा नाउन नज़र आए? प्लूरल नाउन नज़र आ जाए, हम लोग यहाँ पे जो फ्रेज़ यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं? ऑल अदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अगर आप अपने क्वेश्चन की अब बात करें तो यहाँ पर एनी के बाद में हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? अदर, एनी अदर न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। अगर यहाँ न्यूज़पेपर्स होता तो हम लोग लिखते देन दैट ऑफ ऑल अदर न्यूज़पेपर्स। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, कह रहा है दे एग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। वे इस चीज़ पर सहमत हो गए कि वे नुकसान जो है, जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर कर देंगे, उसको सुधार देंगे और उसके लिए कोई पैसा भी नहीं लेंगे। दे एग्री टू रिपेयर द डैमेज, फ्रीली नहीं होगा दोस्तों, फ्री ऑफ चार्ज। दे एग्री टू रिपेयर द डैमेज फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि भी एडवर्ब तो तब लगता है जब हम लोग वर्ब की विशेषता बताते। हम लोग वर्ब की विशेषता नहीं बता रहे हैं, इसलिए हमें एडवर्ब नहीं चाहिए और हमें एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट थी, जो हमने क्या लगा दिया? फ्री लगा दिया। पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। आगे देखिए 24 कह रहा है ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल म्यूजिक बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर। कह रहा है कि वो इसलिए फोकस नहीं कर पा रहा था, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगले ही घर या अगले ही दरवाजे पर जो है बहुत तेज़ गति से म्यूज़िक बज रहा था। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, म्यूज़िक नाउन की विशेषता बताने के लिए देखिए लगातार जो कंटिन्यूअल का मतलब होता है, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी समय से चल रही है, काफ़ी समय से चालू, काफ़ी समय से चालू है, लेकिन बीच में इसके अंदर ब्रेक्स हो सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो एडजेक्टिव है वो है हमारा पास कॉन्टीन्यूअस।
कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है कि कोई चीज़, ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो लगातार है और साथ ही साथ जो आपको क्या करे, इरिटेट करे, परेशान करे। तो इसलिए हम लोग कॉन्टीन्यूअल म्यूज़िक से ज़्यादा बेहतर क्या बोलना प्रेफर करेंगे, कॉन्टीन्यूअस म्यूज़िक। तो जो कॉन्टीन्यूअस म्यूज़िक जो बज रहा था वो जो है उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, कॉन्सेंट्रेट वो उसकी वजह से नहीं कर पा रहा था। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस, कि जो रेलवे है उन्होंने पटरी को पार करने को एक दंडनीय अपराध बना दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफेंस जो है वो नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, परंतु ये करेक्ट एडजेक्टिव नहीं है। करेक्ट एडजेक्टिव होगा दोस्तों पनिशेबल। करेक्ट एडजेक्टिव क्या होगा, पनिशेबल। पनिशेबल जो एडजेक्टिव है इसका हिंदी मीनिंग होता है दंडनीय। तो ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, तो कैसा अपराध, दंडनीय अपराध। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा दी ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। ऑथर ने, लेखक जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो किताब है उसके और 2 अंश जो है आने वाले हैं। यहाँ ध्यान दीजिए लिखा हुआ है फार्दर। दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव होता है फार, इसकी एक कंपैरेटिव डिग्री बनती है फार्दर और एक सुपरलेटिव डिग्री बनती है फारदेस्ट। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो एडजेक्टिव है इसकी एक और कंपैरेटिव डिग्री बनती है फर्दर। अब यहाँ फार जो है ये तो दूरी के लिए है, ठीक है, इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री बनेगी वो बन जाएगी फर्देस्ट। दोस्तों ये जो फार्दर है ये तो दूरी के संदर्भ में है, जब भी 2 जगह की तुलना करनी हो दूरी के कॉन्टेक्स्ट में कि ये ज़्यादा दूर है ये कम दूर है, उसके लिए फार्दर। ये जो फर्दर है ये अपने को मीनिंग कन्वे करता है दोस्तों एडिशनल का। एडिशनल को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अतिरिक्त बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अतिरिक्त। तो लेखक जो है वो ये बोलना चाह रहा है कि 2 और वॉल्यूम्स, एडिशनल वॉल्यूम्स आने वाले हैं, डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो ये इनकरेक्ट एडजेक्टिव है, यहाँ पे हमें कौन सा एडजेक्टिव लेना पड़ेगा, फर्दर यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 27, कह रहा है आई एम मोर लोनलियर हियर देन आई वॉज इन द यूएसए। कह रहा है कि अमेरिका की तुलना में मैं यहाँ पर ज़्यादा अकेला हूँ, ज़्यादा अकेला महसूस करता हूँ। दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है लोनली। लोनली का मतलब होता है अकेला। दोस्तों लोनली जो है ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। इसका अगर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाएं तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनता है लोनलियर। इसका जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा वो क्या बन जाएगा, लोनलियर बन जाएगा। तो दोस्तों लोनलियर जो है ये कैसा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब हम लोग जानते हैं कि मोर जो है वो भी एक कंपैरेटिव फॉर्म है, तो अंग्रेजी में हम लोग डबल कंपैरेटिव का यूज़ नहीं कर सकते। इंग्लिश ग्रामर जो है हमें डबल कंपैरेटिव अलाउ नहीं करता है, मतलब 2 कंपैरेटिव डिग्री हम लोग एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें मोर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि लोनली का कंपैरेटिव लोनलियर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल ठीक होगा कब, जब हम मोर को हटा देंगे। हमारा सेंटेंस होगा आई एम लोनलियर हियर देन आई वॉज इन द यूएसए। अगला देखिए, कह रहा है इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन, यहाँ पर इज कर लीजिए, इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाई डे। कह रहा है कि वृद्धावस्था में एक व्यक्ति जो है दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वीक का कंपैरेटिव क्या होता है, वीकर होता है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा वीकर डे बाई डे। ये अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होगा, मोर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट सी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गीता हैड बीन डांसिंग एट द पार्टी लिटिल मोर देन यूजुअल। कह रहा है कि गीता जो है वो पार्टी में डांस कर रही थी सामान्य से ज़्यादा, मतलब सामान्य दिनों जितना वो करती है उससे ज़्यादा। मैंने आपको एक
सेंटेंस में कॉन्सेप्ट बताया था लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ए लिटिल मतलब थोड़ा बहुत और द लिटिल मतलब पर्याप्त। तो वो और दिनों से थोड़ा ज़्यादा कर रही है, तो लिटिल नहीं होगा, एप्रोप्रिएट जो एडजेक्टिव यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, ए लिटिल आएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है देयर इज लिटिल मिल्क इन द बाउल दैट इज नॉट यूजेबल। ये कह रहा है कि कटोरे के अंदर लिटिल मिल्क है, ना के बराबर है, मतलब दूध नहीं है और उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो जब दूध है ही नहीं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है, सेंटेंस में किसी प्रकार का एरर नहीं है। अगला देखिए, इफ़ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, ए गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे एंजॉय वर्किंग इन द हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये कह रहा है कि अगर आप अपने वादे के पक्के हो, वर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों प्रॉमिस, वर्ड्स का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस अर्थात वादा। तो ये कह रहा है कि अगर आप अपने वादे के पक्के हो, आपका डिज़ाइन सेंस अच्छा है, प्रबंधन क्षमता अच्छी है, तो आप जो है विज्ञापन के बहुत ही तनाव भरे वातावरण में भी काम कर सकते हो। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, एबिलिटी की अगर बात करूँ तो एबिलिटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन तो खुद एडजेक्टिव है, कैसे पता चलेगा, TION सफिक्स से ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव का यूज़ करना पड़ेगा और वो एडजेक्टिव जो है वो कौन सा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। कौन सा होगा वो एडजेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, प्रबंधक क्षमता। तो यहाँ पर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन नाउन को एडजेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव से रिप्लेस करेंगे, जो एबिलिटी नाउन की विशेषता बताएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में एरर हो गया। अगला देखिए 32, कह रहा है ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिंग राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। कह रहा है कि यहाँ पर वर्क्स का मतलब दोस्तों लिटरेचर है, यहाँ पर वर्क्स का मतलब क्या होता है, लिटरेचर, साहित्य। तो कह रहा है कि जितना भी जो साहित्य है या साहित्य की बात करें या क्रिएटिव राइटिंग की जब बात करते हैं तो उसके अंदर एक कला के प्रति उसके अंदर एक इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, अपील होती है। दोस्तों यहाँ पर अपील नाउन के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए और एडजेक्टिव जो है दोस्तों वो हमेशा कैसे फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो इसलिए एस्थेटिक्स बोलना गलत होगा, हमें क्या बोलना पड़ेगा, एस्थेटिक बोलना पड़ेगा। एस्थेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू आर्ट, कला से संबंधित, रिलेटेड टू आर्ट। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट सी में। अगला देखो, कह रहा है द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। कह रहा है वो जो टेक्नीशियन था उसने उन्हें ये याद दिलाया कि मशीन को हर बार जब भी वो उपयोग करते हैं तो उसके बाद थॉरो क्लीनिंग करना ज़रूरी है, पूर्ण रूप से उसको साफ़ करना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर क्लीनिंग जो है दिखने में तो आपको वर्ब है, ING है, बट बेसिकली ये नाउन है यहाँ पर, क्योंकि ये V1 प्लस ING जो आपको नज़र आ रहा है क्लीन वर्ब में, ये बेसिकली यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, जेरेंड। जेरेंड क्या होता है दोस्तों, वो वर्ब जो किसकी तरह काम करे, नाउन की तरह काम करे, उसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जेरेंड। अब जेरेंड की विशेषता बतानी है यानी नाउन की, तो एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। इसलिए थॉरोली एडवर्ब की जगह हमें एडजेक्टिव चाहिए जो कि क्या होगा, थॉरो। थॉरो क्लीनिंग हमें कहना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है द हिंदू इज़ मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। दोस्तों अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आता है, फिर एनी अदर फ्रेज आता है अगर आगे सिंगुलर नाउन हो, मतलब यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। अगर कंपैरिजन हो रहा है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म नहीं लगा सकते, कंपैरेटिव फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इस मोस्ट को किससे रिप्लेस करेंगे, मोर से। तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा, द हिंदू इज़ मोर पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया दोस्तों, पार्ट बी में। इसी के साथ सेशन का अंतिम सवाल है, बॉस इज़ मोर पॉपुलर
देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। अभी अभी आपको बताया कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन, और अगर आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो कौन सा फ्रेज आता है, एनी अदर फ्रेज आता है। कौन सा फ्रेज आता है, एनी अदर फ्रेज आता है। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया दोस्तों, पार्ट सी में एरर हो गया। तो इसी के साथ ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए इस सेशन के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।